बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। कहने वाले कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने आवाम का बदला ले लिया और ये बदला उन्होंने अपने ही एक साबिक आर्मी चीफ से लिया है। ज़िया-उल-हक ने आवाम से ये वादा किया था कि वो 90 रोज़ में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन उनका ये वादा 11 साल पे मुहित था। 11 साल तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए और आवाम उनके 90 दिन का वादा उन्हें याद दिलाते रहे। और इसी तरह जनरल बाजवा पर ये उनके एक्स सर्विसमैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि 90 रोज़ में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। तो 44 साल के बाद वही हिस्ट्री, वही तारीख दोहराई जा रही है, जो कि जिसमें इंतखाबात के वादे और उसको पूरा ना करने का अमल शामिल है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एंज थे फिर एंज ही सही। इसकी डिटेल क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एक वो वज़ीर-ए-आज़म है जिसके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई तो वो उसे गैर मुल्की साजिश करार देकर सड़कों पर है, जो कहता है जी कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे निकालने से ज़्यादा वो ये कहता है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाने वालों को उल्टा क्यों नहीं टांग दिया। और एक वो वज़ीर-ए-आज़म है जिसने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का सीना ठोक कर सामना किया और उसे गैर मुल्की साजिश करार देने की बजाय जमहूरी अमल करार दिया। उसके हामी और मुखालफिन ने नताइज आने के बाद तालियां बजाई, लॉन्ग मार्च या धरना देने का ऐलान नहीं किया, जगह जगह जलसे नहीं किए। तो मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की, जिनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाई गई और उस तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में उन्हें कामयाबी मिले। उन्हें 180 वोट चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 211 वोट हासिल किए। ये पाकिस्तान के सियासी हालात के तनाज़ुर में बहुत ज़रूरी था कि आपको बताया जाए कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद एक जमहूरी अमल है और उस जमहूरी अमल के ज़रिए हुकूमतों को तब्दील किया जा सकता है। अगर बोरिस जॉनसन ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद हार जाते, उन्हें 180 वोट ना मिलते, तो वो अपोजिशन में जा बैठते और उनको, लेकिन चूँकि उनको 211 वोट मिले और उनके मुखालिफ उससे कहीं कम वोट पड़े, तो उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जो है वो नाकाम हो गई। लेकिन अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि कहीं से कोई फ़ोन आए और उनके वोट जो है वो हुकूमत के या वज़ीर-ए-आज़म के डब्बे में से निकले। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, सेनेट का इलेक्शन हुआ तो सेनेट में जो अक्सरियत जमात थी वो सेनेट का इलेक्शन हार गई। तो आज भी वो लोग जो सेनेट का इलेक्शन जीते या जिन लोगों को असम्बली के अंदर इस तरह के टेलीफोन कॉल्स की सहूलत रही, एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल रही, आज वो अपने ही मौसनों के ख़िलाफ़ और उसी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मिल गई उनके मुखालफिन से। आज भी खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया है कि इदारे ख़ुद को न्यूट्रल कह रहे हैं, लेकिन ये तासुर है कि वो करप्ट हुकूमत के साथ हैं। बैरूनी साजिश से इक़्तिदार में आने वाली जमातें तबाह होगी, लेकिन इसका असर इदारों पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में धांधली का मनसूबा है और ये सिस्टम को धांधली ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि इलेक्शन जीत सके। तो पाकिस्तान की सियासत में जमहूरी अमल को, जमहूरी प्रोसेस को उस पर कोई एतबार नहीं करता। यानी खान साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे 3.5 साल, वो इतना भी नहीं कर सके कि इलेक्शन के अमल को ट्रांसपेरेंट कर सकें या उसको इतना मजबूत बना जाए कि उनके बाद आने वाली ताकतें उनको तब्दील ना कर सकें। तो अब वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद मुसलसल रो रहे हैं और कहने वाले कहते हैं, बल्कि दावा किया है एक बहुत ही मुमताज़ सियासी शख्सियत ने कि इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक नहीं हुए, ना इमरान खान का नंबर ब्लॉक हुआ है, ना इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक हुए, अब भी राब्ते हैं। ये दावा किया है ज़िया-उल-हक के बेटे इजाज़ुल-हक ने। ज़िया-उल-हक ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर गुस्सा है कि इमरान खान ने उनके खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के नंबर कभी ब्लॉक नहीं होते, नंबर दोनों जानिब से खुले हैं। इमरान खान के रवैये में लचक आ चुकी है, दूसरों में भी आनी चाहिए। रवैये में कोई लचक आई है या उसी स्टैंड पे कायम है कि मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा? देखिए, ये कभी भी ऐसा नहीं था। गलतफहमियाँ पैदा की गई थी। कभी ऐसा नहीं होता मुल्क के अंदर, चाहे कितनी भी हो जाए, दुश्मनी हो जाए। खान साहब में भी लचक है, दूसरों में भी लचक आनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी से दुश्मनी कर ले। गुस्सा दोनों तरफ से हो सकता है। एक कह रहे हैं जी कि मुझे साजिश से निकाला, दूसरे कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। सियासत के अंदर आप फैसले करते हैं जब तो फिर जुर्रत के साथ करने पड़ते हैं। आप फिर कोर्टों के पास नहीं जाते,
कि जी हमें इजाज़त दें, हम बैठें कहाँ, हम खड़े कहाँ हों, कितने बजे आएँ और कितने बजे जाएँ। जब ये आप कर लेते हैं तो फिर आपकी सियासत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। हाँ देखें, कभी भी नंबर ब्लॉक नहीं होते, कभी भी डेडलॉक नहीं होता। तो अगर इजाज़ुल हक साहब के दावे को देखें तो उसके मुताबिक फिर इमरान खान साहब को उस ग्रैंड सियासी डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए जिसकी हुकूमत ऑफ़र कर रही है, लेकिन वो तो नहीं बन रहे और उनके रवैये में तो कतई कोई लचक नज़र नहीं आती। यानी वो अपनी सियासी गलतियों को दुरुस्त करने पे तैयार नहीं है, जबकि उनकी जमात के बेशतर अरकान इस बात के हक में है कि उनको असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उनको वापस असम्बलियों में जाना चाहिए। एक सर्वे पोल भी हुआ है जिसके मुताबिक ये 60% अफराद लॉन्ग मार्च और धरने के खिलाफ है। 37% ने कहा कि इसकी कोई हिमायत करनी चाहिए या लॉन्ग मार्च और धरने देने चाहिए। तो अब भी अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि खान साहब को असम्बलियों में जाकर अपना सियासी रोल अदा करना चाहिए, लेकिन खान साहब इस बात के कायल नहीं है। तो अगर ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के नंबर खुले हैं तो उनको इस हालत इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जबकि मेरी इतला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो इन राब्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बैरून मुल्क जाने के लिए। उनको ये डर है कि पाकिस्तान में इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बार बार ये कह रहे हैं कि उनको इमरान खान को जब मौका मिलेगा वो गिरफ़्तार कर लेंगे। तो खान साहब दतरा निकले हुए हैं और खान साहब अब समझते हैं कि अगर अगले 2-4 महीने तक उनकी पार्टी ने एजिटेशन नहीं करना, एहतियात की सियासत नहीं करनी, ना इसका माहौल है, ना मौका है, ना लोग बाहर निकल रहे हैं और उनको बाहर ही बैठना है, तो फिर वो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो इसके लिए वो इजाज़त तलब करने की कोशिश करें, लेकिन उनको ये इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी जा रही। एक खबर और है, वो एक साहब जिन्होंने कल ये धमकी दी थी कि वो खुद कुछ हमला कर देंगे और ख़ुद कुछ हमला करके वो तहस नहस कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर इमरान खान को का बाल भी बिका हुआ तो फिर बहुत से लोग तैयार है खुद कुछ हमलों के लिए। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम लिया, उनका नाम था अताउल्लाह। ये अताउल्लाह वही है जो कि सिंध हाउस पर हमले में मुलव्वस है, कराची से ये MNA है और इसी तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर उनका जो ज़हन है वो वही ज़हन है जिसको हम एक ज़माने में इंतहा पसंदी का माइंडसेट कहते थे, जो खुद कुछ हमलों को गलत नहीं समझता। लेकिन अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उन्होंने अपने कहे कि अपना बयान वापस ले लिया है और उन्होंने दावा किया कि जनाब उनका तो ये मतलब ही नहीं था। तो उनके जो लीडर है वही भी ये कहते हैं जी कि पाक फ़ौज के सिपह सलार को मीर जाफ़र और मीर सादिक, और फिर कहते हैं उनका मतलब ये नहीं था। तो जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे इमरान खान जैसे यू टर्न लेते हैं वैसे उनके लोग भी यू टर्न लेते हैं। तो ताला ने भी यू टर्न ले लिया है और उनका जी मेरा तो मतलब ये था ही नहीं। हालांकि उनकी दोनों वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका मतलब अब क्या है और पहले क्या था। मैंने जो बात की थी, मैंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और खुदा न खास्ता उसके नुकसान के हवाले से बात की थी। और मैंने ये बात की थी कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम कश्तियां जलाकर आपके खिलाफ निकलेंगे, फिर हम अपना नहीं सोचेंगे कि हम मरेंगे या जिएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता हमारे पास कोई बारूद नहीं है, कोई जैकेट नहीं है कि आप उसको गलत रंग दे रहे हैं कि जी ये खुदकश हमला का है। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं कि आप इस तो इनका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब ये यानी उसी तरह यानी गिदड़ बबकियाँ हैं। तो ये लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जब हुरों वाले टीके ज़्यादा असर कर जाते हैं तो इस किस्म की वीडियो बनाते हैं या फिर जलसे जुलूसों में इस किस्म की तकरीरें करते हैं। इससे पहले शहरियार अफरीदी भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो खुद कुछ हमला कर सकते हैं। और फिर एक और वज़ीर रहे हैं गुलाम सरवर खान, उन्होंने कहा कि मेरे बस में तो मैं भी खुद कुछ हमला कर दूँ। तो ये खुद कुछ हमलों की जो कैफियत है ये लगता है कि ये उस वक़्त ज़्यादा हो जाती है जब आपको ज़्यादा चढ़ जाती है। चढ़ जाने से मुराद ये कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जिससे आपके हवास काबू में नहीं रहते, अगर इस तरह की कोई चीज़ ना की हो तो फिर हवास काबू में रहते हैं। तो वो लोग जो कि होशो हवास में रहे तो खासे अक्लमंद दिखाई देते हैं, फिर अचानक उनको क्या हो जाता है कि वो खुद कुछ हमलों की बातें करने लग पड़ते हैं। तो इस बात का सुराग लगाना ज़रूरी है। इसीलिए बाद लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कैफियत जिसमें वो उस किस्म की बातें करते हैं वो कोई और होती है, और वो कौन सी होती है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। एक और इंकशाफ सामने आया कि जो वो हीरे की अंगूठी वाला मामला, हाय मेरी अंगूठियाँ,
वो मामला अभी टॉक ऑफ द टाउन है और बड़ी उस पर लेदे हो रही है। इन पता ये चला है कि जनाब ना हीरे की अंगूठी 3 कैरेट की थी, ना हीरे की अंगूठी 5 कैरेट की थी। मामला 12 कैरात पे जाके तय पाया, और सिर्फ अंगूठी पे नहीं बल्कि और भी लेन देन हुआ। ये शाह मारूफ सहाफ़ी मोहसिन बेग ने एक टेलीविज़न टॉक शो में किया। उन्होंने कहा जनाब ये मामला आगे का, ये 3 और 5 कैरात की बात नहीं, 12 कैरात पे बात ठहरी है, और ये 1-2 करोड़ की बात नहीं, ये कई करोड़ों की बात है। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये इस तरह की अंगूठियाँ या इस तरह के हीरे लेके बैरून मुल्क ले जाए जाते थे, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रास्ता है जिसमें आप कैश लेने की बजाय तहाइफ लेते हैं और उन्हें बाहर जाकर बेच देते हैं। और वैसे ख़ास अब उनकी फैमिली अब तहाइफ लेकर बाहर बेचने वालों में उनका नाम आ रहा है, तो वो खासे बदनाम हुए। गो के इसमें वो जो टेलीफोन कॉल थी जिसमें मलिक रियाज अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रहे हैं और किसी हीरे की अंगूठी का लेन देन उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में मलिक रियाज साहब की तरदीद आ चुकी है। तरदीद ही करनी थी, वरना वो रिश्वत देने के इल्ज़ाम में वो भी धर लिए जाते हैं। वो तो कहते हैं जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ बदली गई है। हाँ साहब ने ये कहानी छेड़ी सी ना कि मेरी वीडियोज़ आएंगी ईद के बाद और फिर मेरी किरदार कुशी होगी, और वो डीप फेक न्यूज़ होंगी, यानी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जिसमें मेरी आवाज़ बनाई जाएगी, मेरी शक्ल बनाई जाएगी, और वो मैं नहीं हूँगा। और ये अब फिर ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। और जिनकी ऑडियो कॉल आई है वो भी कह रहे हो मैं तो हूँ ही नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी दूसरी है। तो दुनिया में इसको जांचने का एक तरीका मौजूद है, फोरेंसिक। मलिक रियाज ने इस पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया, तो देखते हैं कि वो इस पर किस हद तक जाते हैं, वो कानूनी कार्रवाई करते हैं या फिर वो दुबक के बैठ जाते हैं। इससे पहले भी जो आई थी उनकी ऑडियो आसिफ अली जरदारी के साथ, उसकी उन्होंने इस तरह तरदीद नहीं की थी, ना ही उसके खिलाफ वो किसी कोर्ट में गए। वो भी खासा बड़ा इल्ज़ाम था जिसमें इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन किया था कि उनकी हुकूमत बचाने में मदद करें और आसिफ जरदारी से उनकी सुलह कराएं या उनको पीछे हटाएं। आज हुकूमत ने ऐलान किया कि आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे होगी, और इस ऐलान से के बाद क्या हुआ कि कल रात से बिजली गायब है, यानी रात भर घंटों बिजली गायब। पहले 1 घंटे जाती थी, 1 घंटे बाद आ जाती थी। तो कल रात से ये हुआ कि बिजली 3-3, 4-4 घंटे मुसलसल जा रही है, और कराची में तो 19 घंटे की लोड शेडिंग है। पेशावर के का बुरा हाल है, और लाहौर यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों में अचानक लोड शेडिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत ने ऐलान किया कि आज के बाद 3.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, तो उसकी काउंटडाउन शुरू हो रही है आज से। कल रात मुझे लगता है फिर उन्होंने कसर निकाल ली है, जिस तरह हम रोज़ा रखते हुए सहरी के वक्त बहुत कुछ खा लेते हैं कि आगे रोज़ा रखना। तो मुझे लगता है बिजली वालों ने पहले बिजली बचा ली है, रात भर लोड शेडिंग की, और अब आज का दिन या अगला दिन 2 दिन वो गुजारेंगे, फिर अपनी पुरानी रवश पे वापस आ जाएंगे। तो काबीना का आज इजलास हो रहा है जिसमें बड़े अहम फैसले होने हैं, और उनमें ये भी फैसला होना है कि लोड शेडिंग का क्या किया जाए, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, मार्केट जल्दी बंद करने समेत दीगर अहम मुल्की मामलात और सियासी मामलात में मुशावरत होनी है। यानी फैसला किया जाएगा कि लोड शेडिंग का प्लान क्या है, ये आज काबीना पेश किया जाएगा। फिर इसके अलावा खान साहब पे जो मुकदमा दर्ज होना है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की साल 2021 की रिपोर्ट भी रखी जाएगी, जिसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी। ज़रा ये कहते हैं कि मार्केटें शाम 7 से 8 बजे बंद करने और हफ्ते की छुट्टी की बहाली की मंजूरी मतवक्को है। ख्वाजा आसफ ये कह चुके हैं कि जी ये हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करें, हफ्ता इतवार को और जुम्मे को आधी छुट्टी करें, और वर्किंग आवर 9 घंटे तक कर दें, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो फैसले किए गए थे 3 जून को, उनकी तौसीक की जाएगी, और फिर इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे, प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताएंगे क्या क्या हुआ है। तो आज एक और ख़बर जो बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है वो पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से थी कि पाकिस्तान ने 1 साल के दौरान 6,625 अरब रुपये कर्ज़ लिया है। अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के मजमूई जो कर्ज़ हैं उनका इदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ में 29 करोड़ की कमी हुई, जो अब 43,704 अरब रुपया हो गया। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा ही है 43,704, और मार्च में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 43,995 अरब था। 1 साल में ये 6,625 अरब रुपये बढ़ गया है। खास कहते हैं पेट्रोल सस्ता देता, फलाना सस्ता देता, तो जनाब वो कर्ज़ की मै थी वो इन्होंने पल्ले से नहीं दिया था। 6,500 अरब पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाया गया है। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 37,079 अरब था, और पाकिस्तान का जो अंडर डेट है वो कर्जा वो 28,913 अरब है, बैरूनी कर्ज
291 था, ये अप्रैल 2022 में। तो ये कर्ज़ों की सूरत हाल है। और मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खास सबको लिया आड़े हाथों और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में हमने दिन रात काम करके लोड शेडिंग ख़त्म की थी, दहशतगर्दी ख़त्म की थी, लेकिन ये सब कुछ जो है वो वापस आ गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान का बेटा था, है और रहेगा। इमरान खान मुल्क को तबाह करके बाहर निकल गया और हुकूमत से बाहर निकल कर भी मुल्क को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि खान साहब के पाकिस्तानी होने पर सवाल उठ रहे हैं। एक 70 साल का बच्चा इनकलाब का बोल के घर निकला था और अब तक वो घर वापस नहीं आया, गिरफ्तारी से बचकर पेशावर बैठा हुआ है। हालांकि खान साहब वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो जोश खताबत में कह गए कि वापस नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारा नारा कि किया है करके दिखाएंगे। और मरियम नवाज ने कहा कि क्या किसी ने अपनी हुकूमत के लिए कभी इस्लामाबाद को आग लगाई? ये जो सुपर पावर को ललकारते थे अब छुप कर बैठे हैं। उन्होंने उस पर भी जो ऑडियो आई थी मरियम मलिक रियाज की और उनकी बेटी की, उस पर भी उन्होंने कहा कि कल एक ऑडियो चल रही थी कि साबिक़ खातून अव्वल को 3 कैरात का नहीं 5 कैरेट का हीरा चाहिए। तो बनी गाला जो है वो करप्शन का हेडक्वार्टर था, फ़र्क हो गई तो मुल्क से भाग गई। अगर हिम्मत है तो मरियम नवाज की तरह आएँ और अदालत का सामना करें। फराह खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ खातून अव्वल की फ्रंट पर्सन थी और तुम्हें तो पर्ची पढ़कर भी जवाब देना नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ की 6 महीने कारकर्दगी का हिसाब मैं आपको देती हूँ। तो उन्होंने ये खासा यानी खान साहब को उन्होंने वैसे समझ नहीं आती कि हुकूमत अभी अपने कामों पर तवज्जो देने की बजाय खान साहब को फोकस क्यों किए हुए है, क्योंकि कोई भी लीडर ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से लेके वो गुजरा हर बंदा इमरान खान, तो वो फिर मानना पड़ेगा। आज असम्बली में भी किसी ने कह दिया कि वो इमरान खान साहब जो है वो लोगों को इमरानोफोबिया हो गया। असम्बली में क्या हुआ? असम्बली में खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी करारदाद पेश हुई है और ये करारदाद साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने न जाने किस किस को सीक्रेट दे दिए है जो कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसला न किया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, फ़ौज तबाह हो जाएगी और रियासत जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। ये यानी कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई कि उनके इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयान दिया इसके ख़िलाफ़ रियासत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए। रियासत से मुराद हुकूमत है, वैसे तो हुकूमत है और रियासत में रियासती इदारे भी आ जाते हैं, तो इससे उनकी मुराद क्या। लेकिन चूँकि ये मामला पार्लियामेंट में, तो अब पार्लियामेंट को ये कहा गया है, पार्लियामेंट में मुतालबा किया गया कि खान साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, अदालतों में जाकर उनके ख़िलाफ़ इस बयान के हवाले से आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्योंकि ईवान के अंदर आर्टिकल 6 की बातें हुई कि खान साहब ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान जो है वो पहले मार्च लेकर निकले थे, अब उसे 16 हदेबिया का नाम लेते हैं, यानी कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली। ये कैसे 16 हदेबिया का मौज़ना कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे मुसलसल जेल में रखा गया लेकिन मैंने कभी इस पर बात नहीं की। अपोजिशन जो भी मौजूद है कौमी असम्बली में उन्होंने इसकी मुखालफत की। गौस बख्श मेहर ने कहा कि अगर करारदाद लानी है तो ऐसी करारदाद के हवाले से फिर जो पुराने बयान आते हैं वो भी निकाल लें। जिसने फ़ौज रद्दिया के ख़िलाफ़ बात की है सबके ख़िलाफ़ करारदाद लाएँ। सायरा बानो जो GDA की रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनकी मजम्मत करें जो फ़ौज पर तनकीद करते रहें। अगर इजाज़त दे तो उनकी जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ की गई बातों को कल माइक पर सुना दूंगी। सबको इमरानोफोबिया हो गया है, ये उन्होंने कहा। अब आ जाता है टॉप स्टोरी पे। टॉप स्टोरी जो जनरल बाजवा के हवाले से मैंने की और कल एक बड़ा सबकामोज़ एक मंजर था जिसमें साबिक़ फ़ौजी अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में, जिसके हवाले से अपोजिशन के लोग या अपोजिशन का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि साबिक़ फ़ौजियों को प्रेस क्लब में घुसने नहीं दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी गई और वो उनको लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। फिर उन्होंने उनके ऊपर सहाफ़ियों ने जिस तरह अटैक किया, उनके ऊपर सवालात की यलगार कर दी और फिर ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिले जिसके बाद ये नारे लगाए गए कि भाग गए, जर्नैल भाग गए, फ़ौजी भाग गए। तो ये मंजर कभी भी खुशकुन और अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, वो हमारे कौमी हीरोज़ हैं। वो फ़ौज में हो, वो सिविलियन हो, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले, अपने सीने पेश करने वाले दुश्मन के सामने, वो हमारे हीरोज़ हैं। तो हम तो आज तक इनको हीरो समझते आए हैं, लेकिन अब ये इन हीरोज़ के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मैं आपको इनका बैकग्राउंड बताता हूँ कि इन हीरोज़ के साथ क्या जुल्म हुआ है। इन हीरोज़ के साथ ये जुल्म हुआ कि इन्हें पिछले
कई सालों में ये बताया गया कि भारत के अलावा हमारा जो दुश्मन नंबर 1 है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ चोर भी है, नवाज शरीफ करप्ट भी है, और नवाज शरीफ की जो पूरा शरीफ ख़ानदान है ये पाकिस्तान का दुश्मन है। तो नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तो ये सबक उन्हें जब कई साल तक पढ़ाया गया तो उन्होंने ये रट लिया। जिस तरह फौजियों को बताया जाता है कि भारत दुश्मन है, तो भारत के बाद दूसरा दुश्मन उन्हें बताया गया नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लोग वापस इक़्तिदार में आए हैं तो उनको उस बात की तकलीफ़ है, दुख है कि ये क्या हुआ। हमें बताया गया था जो लोग करप्ट हैं वो आज हुकूमत में है। तो जो कुछ उन्हें सिखाया गया था, जो कुछ उन्होंने लर्न किया था, अब उन्हें अनलर्न करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बाजवा साहब, आपने हमें पिछले 4 साल ये सबक पढ़ाया कि ये लोग मुल्क को लूटने वाले हैं। इनका दादा पहले प्राइम मिनिस्टर था, फिर बाप प्राइम मिनिस्टर था, बेटा बनने को है, आगे पोता आने को है, अब भुट्टो एक और भुट्टो पैदा हो गया, एक और नवाज शरीफ पैदा हो गया। क्या हमने सारी उम्र इनकी आप ये कहते थे कि पाकिस्तान एंड करप्शन कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आज उस डॉक्ट्राइन को क्या हो गया? वेयर इज दी बाजवा डॉक्ट्राइन? वो डॉक्ट्राइन किधर गई है कि आपने करप्ट लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया? आज तक अक्सरियत के पब्लिक ओपिनियन को ताकत से नहीं दबाया जाती है। ये वाली कमी हमें बर्दाश्त नहीं है, ये वाली कमी हमें बर्दाश्त नहीं है। ना इस तरह मुल्क को चलाना हमें बर्दाश्त है, ना हम चलाने देंगे। तो उन्होंने बताया था इमरान खान बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा हीरो है। तो इमरान खान ये कहते थे कि जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई। तो इमरान खान को जो सबक पढ़ाया गया था वो ये था कि पाकिस्तान में जो आखिरी बार तरक्की हुई जनरल अयूब के दौर में हुई थी। लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं जो इमरान खान को तो अपना लीडर मानते हैं, लेकिन जनरल अयूब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल अयूब ने तो पाकिस्तान को अमेरिका के चुंगल में दिया, और अब उससे निकालने के लिए हम जद्दोजहद कह रहे हैं। हमने सारे मरहले देखे हैं, हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर, और इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए। तो ये वो कहते हैं ना ट्यूशन, पिछली पढ़ाई, ये पिछली पढ़ाई जो ट्यूशन में पढ़ाई गई उनकी जॉब्स के अलावा वो अब उनको आखिरी उम्र में तंग कर रही है, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मैं तो समझता हूँ कि बड़े मासूम लोग हैं कि जिनको खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अयूब ने पाकिस्तान को अमेरिका के इन्फ्लुएंस में दे दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान खान को वापस लेकर आओ, और ये शरीफ फैमिली सारी चोर है, और राना सनाउल्लाह मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अब हमें तीसरी जंग लड़नी पड़ेगी। तो बोले बादशाह है, और दुख तकलीफ क्या है कि फ़ौज ने इस तरह के लोगों की पेंशनें बंद कर दी हैं, उनकी जो कि सियासी सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाते थे। जो आज भी पेंशन लेते हैं वो दरअसल वो सरकारी नौकरी पर है, या तो उनकी पेंशन बंद हो गई हो। मैं ये नहीं कहता इन सब की पेंशनें बंद कर दें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दें, क्योंकि इन्होंने ये अब सियासतदान हो गए। तो होना तो ये चाहिए कि जो लोग सियासत में आ जाए तो फिर उनको फिर सरकारी मराद या सरकारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, वो फिर सिविलियन बन के लड़ाई लड़े। बहुत से लोग हैं जो कि सियासी जमातों का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी में भी कर्नल जनरल रिटायर्ड है, मुस्लिम लीग नून में भी है, एमक्यूएम में, बड़े सारी जमात में साबिक फौजी हैं। लेकिन इस तरह फौजियों के नाम पे तंजीम बना के वेटरन फौजी अफसरान और फिर एक्स सर्विसमैन, ये सारा जो टैग लगाने के बाद आप सियासत कर रहे हैं और ख़ुद को एक पार्टी बना के पेश कर रहे हैं। तो पार्टी भी क्या, वो अब अपने यानी एक तरफ वो फ़ौज के डिसिप्लिन में रहने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पाक फ़ौज के जो हाज़र सर्विस आर्मी चीफ़ है उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए वो कर क्या रहे हैं, वो किसके लिए किसको डिफेम कर रहे हैं। यानी वो इमरान खान के लिए जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं, और वो उनको इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि जनाब आपने तो हमें ये बताया था। तो ये फ़ौज की एक स्ट्रेटजी होती है, वो बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, और वो बदल चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो कि कल तक
शायद गलत समझी जाती रही थी, वो आज उनके ऊपर से पर्दा जब हक़ाइक़ का हट गया है और हक़ाइक़ सामने आ गए हैं तो फिर वो चीज़ें बदल गई हैं। तो मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि वो जो दावा किया वेटरन फौजी अफसरान ने कि जी 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, तो मुझे फिर ज़िया-उल हक़ साहब याद आ गए कि ज़िया-उल हक़ साहब ने वादा किया था। खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल तो एक तरह से जनरल बाजवा ने तो बदला ले लिया, तो सानू तो इस गल की खुशी है कि इंज तो फिर इंज ही होना चाहिए सी, बदला तो फिर होना चाहिए सी ना। ये ठगो नौसरबाजों की हुकूमत आ गई थी अचानक सबको बेवकूफ़ बना के, अब वो चली गई है। बेशक अवाम इसकी भारी कीमत जो है वो पे कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी इमरान खान को हटाने के बाद मुल्क में महंगाई आ गई, लोड शेडिंग हो गई और बहरान पैदा हो गए, लेकिन वो जो मुल्क एट रिस्क था वो अंसर चला गया है। ये मैं बता रहा हूँ, ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी। महंगाई ने हमेशा नहीं रहना होता, और पहले भी बहुत हुई है। बड़े मुल्कों में रिसेशन आया, महंगाई आई, कहत आया, सैलाब आए, फ्लड आए, कोरोना आया। तो कोरोना जा सकता है तो अमरूना भी जा सकता है और ये महंगाई भी जा सकती है। बहुत कुछ हुआ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में, मैं आपको बता भी सकता हूँ। जिस तरह एजाज सैयद ने सवाल पूछा तो वहाँ पे एक्स फौजी अफसर ने उन्होंने कहा कि तुम्हारा जनाजा निकलना। तो ये साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जनरल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुमने बेग साहब ने किया था, स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो ये तकब्बुर अब उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और इसी तरह मतीउल्लाह जान को सवाल नहीं पूछने दिए गए और फिर इसको अब उनको मजलूम बना के पेश किया जाए। मजलूम है, मैं तो कह रहा हूँ मजलूम है, मासूम है, लेकिन उनको घर बैठ के सोचना चाहिए कि लेकिन वो सोचे कैसे। फ़ौजी वो जो होता है वो एक बार जब सीख लेता है तो फिर उससे वो पीछे नहीं हटता। तो उनको अब अनलर्न कैसे कराना, तो मुझे लगता है इसके लिए बाजवा साहब को फिर उन्हें खुसूसी क्लासें देनी चाहिए, उनके ऊपर हमदर्दी का हाथ रखना चाहिए। पेंशनें बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका फिर अब थोड़ा सा, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं कहता, लोग समझते पागलपन की बात करें, लेकिन उनको ज़रूरत है कि उनके साथ हमदर्दी की जाए और उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। ये मेरी आज जाना सी मुदबाना सी गुजारिश है। अगर किसी को बुरी लगे तो मैं गुजारिश वापस ले लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना गर्दन वा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।